जय हिंद सभी को। इस क्लास में हम ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है कि किसने इसको दिया है और क्या यह सिद्धांत कहता है। ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन J.S. मिल, वालरस, मार्शल, पिगू इन इकोनॉमिस्ट्स ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादकता, मितव्ययता, त्याग आदि वास्तविक तत्वों के कारण ब्याज उत्पन्न होता है। इस तरह से यह सिद्धांत ब्याज को एक रियल सेक्टर फिनोमिना मानता है, वास्तविक क्रिया मानता है जो कि वास्तविक तत्वों पर निर्भर करता है। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति की समानता के द्वारा होता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, यहाँ पे ये पूरा क्रक्स आ जाता है कि जहाँ पे पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के बराबर होंगी, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। इस तरह से इंट्रोडक्शन आ जाती है। अब हमें वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करना है, दोनों को, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति को। तो पूंजी की पूर्ति सबसे पहले देखते हैं, सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो बचत पर निर्भर करती है। यानी सप्लाई ऑफ कैपिटल किस पे निर्भर करती है, बचत पर। और बचत किस पे डिपेंड करती है, ब्याज की दर पर। बचत किस पे डिपेंड करेगी, ब्याज की दर पर। यानी सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव। यानी सेविंग का, बचत का और ब्याज की दर का सीधा संबंध है। ब्याज की दर बढ़ने पर सेविंग बढ़ेगी और ब्याज की दर कम होने पर सेविंग कम होगी, और सेम फिर इसके साथ संबंध होगा। यानी ब्याज की दर बढ़ने पर सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ेगी और ब्याज की दर कम होने पर सप्लाई ऑफ कैपिटल कम होगी। यहाँ पे फिर आप साथ में एक ये सिंपल सा डायग्राम बना दोगे, जिसमें इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया गया है और यहाँ पे कैपिटल, और जो सप्लाई ऑफ कैपिटल का कर्व है या सेविंग का जो कर्व है वो अपवार्ड स्लोपिंग है, जो दिखा रहा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई ऑफ कैपिटल भी बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं डिमांड फॉर कैपिटल, पूंजी की मांग। अब जो पूंजी की पूर्ति थी वो कहाँ से की जाती थी, बचत में से, जो ब्याज की दर का पॉजिटिव फलन था। और जो पूंजी की मांग है, डिमांड फॉर कैपिटल, किस लिए की जाती है, निवेश के लिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की मांग निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए की जाती है। यह भी ब्याज की दर का फलन है, और कैसा, नेगेटिव। क्योंकि ब्याज की दर, निवेश के लिए जब हम कैपिटल की मांग कर रहे हैं तो ब्याज की दर क्या है, एक लागत है। जो इन्वेस्टर है अगर वो पूंजी उधार लेता है तो उसके लिए वो एक लागत है, ब्याज की दर, जो उसे पे करनी पड़ती है। तो इस तरह से ब्याज की दर और निवेश में उल्टा संबंध है। ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो कैपिटल की डिमांड कम की जाएगी, और अगर ब्याज की दर कम है तो कैपिटल की डिमांड ज़्यादा की जाएगी। यानी ज़्यादा ब्याज की दर कम पूंजी की मांग, और कम ब्याज की दर ज़्यादा पूंजी की मांग। इसे यहाँ पे दिखा दिया गया है डिमांड कर्व। इसका फिर नेगेटिवली स्लोप मिलेगा, जो दिखा भी रहा है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड फॉर कैपिटल कम है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड फॉर कैपिटल ज़्यादा है। अब डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल दोनों करने के बाद आ जाते हैं ब्याज की दर का निर्धारण। तो सिंपल सा ही है कि जहाँ पे, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, कि ब्याज की दर वहाँ पे निर्धारित होगी जहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी। और इसे निम्नलिखित तालिका और रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये लाइन और आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो यहाँ तालिका देख लेते हैं। पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति जहाँ पे बराबर है वहाँ पे ब्याज की दर का निर्धारण होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पूंजी की मांग 60 है, 60 है, तब पूंजी की पूर्ति भी 60 है, इसलिए जो ब्याज की दर है वो 3% निर्धारित होगी, क्योंकि 3% ब्याज की दर पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। अब इसी चीज को एक डायग्राम से भी दिखाना है। ये सिंपल सा डायग्राम आपका बन गया है, वही जो पीछे हमने डायग्राम बनाए थे, बस उन दोनों को हम एक ही डायग्राम एक साथ ले आए हैं। यहाँ पे पूंजी की पूर्ति, पूंजी की मांग, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं ई बिंदु पर, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है। तो ब्याज की दर कितनी निर्धारित होगी, 3। आप यहाँ पे सीधा कोई वर्ड भी ले सकते हो बेटे, जैसे कि OR, अगर आप ये नंबरिंग नहीं देना चाहते हो। नीचे भी, यहाँ नीचे भी आप कोई भी वर्ड ले लो, OT, OQ। अगर आप इस सारे झंझट से बचना चाहते हो तो आप सीधा डिमांड करो खींचो, सप्लाई करो बनाओ, ये बिंदु संतुलन बिंदु, और OR रेट ऑफ इंटरेस्ट, और OT डिमांड एंड सप्लाई फॉर कैपिटल। इस तरह से ब्याज की दर का निर्धारण हो गया।
अब आते हैं इस सिद्धांत की आलोचनाएं। इस सिद्धांत की कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं भी की हैं। तो पहली आलोचना है बचत तथा निवेश में संतुलन, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार निवेश तथा बचत में संतुलन ब्याज के माध्यम से स्थापित होता है, पर कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है कि बचत और निवेश में संतुलन वास्तव में ब्याज की दर के द्वारा नहीं बल्कि आय में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा भी स्थापित होता है। बचत तथा निवेश पर ब्याज का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे केंज जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार भी गलत है कि बचत तथा निवेश दोनों पर ब्याज की दर का प्रभाव पड़ता है। अब केंज क्या कहता है कि वास्तव में बचत पर ब्याज की दर की अपेक्षा आय का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कि ब्याज की दर नहीं देखी जाएगी। ब्याज की दर ज्यादा होने से बचत कैसे ज्यादा होगी, जबकि आय अगर ज्यादा होगी तो बचत ज्यादा होती है, ऐसा लॉर्ड केंज मानते हैं। इसी तरह से निवेश पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का फर्क पड़ता है, न कि ब्याज की दर का। केवल वास्तविक सिद्धांत, परंपरावादी सिद्धांत ब्याज की दर को प्रभावित करने वाले वास्तविक तत्वों यानी कि रियल फैक्टर्स जैसे प्रतीक्षा, उत्पादकता तथा त्याग आदि को ध्यान में रखता है। इस सिद्धांत में ब्याज की दर को निर्धारित करने वाले मॉनेटरी फैक्टर्स, मौद्रिक तत्वों की अवहेलना की गई है। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। तो यह सिद्धांत क्या है, पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित है, पर वास्तविक जगत में क्या पाई जाती है, अपूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। तो अपूर्ण रोजगार की अवस्था में ब्याज क्यों दिया जाता है, यह इस सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता। पूर्ण रोजगार की धारणा अवास्तविक है, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। वास्तविक जीवन में सिर्फ अपूर्ण रोजगार ही देखने को मिलता है। पूर्ति की संकुचित धारणा, नैरो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। परंपरावादी सिद्धांत में केवल वर्तमान आय में से प्राप्त होने वाली बचत को शामिल किया जाता है, परंतु वास्तव में पूंजी की पूर्ति में पिछली जमा की हुई रकम भी शामिल होती है। आजकल बैंक साख भी पूंजी की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस तरह से पूंजी की पूर्ति की परंपरावादी धारणा क्या है, वो संकुचित धारणा है, जो कुछ ऑप्शंस को छोड़ देती है। अनिर्धारित सिद्धांत, इनडिटर्मिनेट थ्योरी। लॉर्ड केंज के अनुसार यह सिद्धांत ब्याज निर्धारण नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर बचत पर निर्भर करती है, पर बचत की मात्रा हम तब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हमें ब्याज की दर ज्ञात न हो, क्योंकि बचत की मात्रा आय पर निर्भर करती है और आय की मात्रा निवेश पर निर्भर करती है तथा निवेश की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर कर सकती है। इस तरह से यह क्या है, एक अनिर्धारित सिद्धांत है। उपभोग ऋणों की अवहेलना, इट इग्नोर्स द लोन्स फॉर कंजप्शन। इस सिद्धांत की यह धारणा भी गलत है कि मुद्रा की मांग, पूंजी की मांग केवल निवेश करने के लिए की जाती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए की जाती है, पर वास्तव में मुद्रा की मांग कंज्यूम करने के लिए भी की जाती है, उपभोग करने के लिए भी की जाती है। इस सिद्धांत में उपभोग के लिए किए जाने वाले ऋणों की अवहेलना की गई है। मुद्रा तटस्थ है, मनी इज न्यूट्रल। इस सिद्धांत की यह मान्यता भी गलत है कि मुद्रा तटस्थ है, न्यूट्रल है, उसका कोई रोल नहीं है, अर्थात मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वास्तव में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तन ब्याज की दर को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं। ब्याज केवल बचत करने का पुरस्कार नहीं है। इंटरेस्ट इज नॉट अ रिवार्ड ऑफ सेविंग ओनली। लॉर्ड केंज के अनुसार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की यह धारणा भी गलत है कि ब्याज बचत का पुरस्कार है। केंज के अनुसार केवल बचत करने से ही ब्याज नहीं मिलता। ब्याज उस समय प्राप्त होता है जब बचत के रूप में रखी गई जो हमारी नगद राशि है उसका त्याग किया जाता है। तो इसके साथ ही ये 9 आलोचनाएं आपकी यहाँ पे हो गई है। इनमें से आप 6-7 भी लिख दोगे पेपर में तो काफी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और लास्ट में हम निष्कर्ष ऐड कर देते हैं। संक्षेप में, ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार, ब्याज वहां पे निर्धारित होगा जहां पर पूंजी की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, और इसी स्थिति में बेटे निवेश और बचत भी एक दूसरे के बराबर होगा। यह बिंदु संतुलन बिंदु होगा, अर्थात ब्याज की दर बचत और निवेश की समानता के बिंदु पर निर्धारित होगी। यानी जहां पर डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के बराबर है, वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होगा। इसी के साथ ही आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।